नमो नमः मित्रों, संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हमारी टीजीटी कारक प्रकरण की कक्षा में उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो कि बाबूराम सक्सेना कृत हमारे मानक पुस्तक रखी गई है, उसके अनुसार हमारा जो कारक प्रकरण है का अध्ययन चल रहा है। तो आइए फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए। और हम लोग जैसा कि द्वितीय विभक्ति के कई सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं और आगे के सूत्रों के साथ हम लोग उपस्थित हैं। तो हमारे साथ जो भी मित्र लाइव जुड़े हैं, जिसमें आरुषि जी हैं जो कि कतर से जुड़ी हुई रहती है हमारे साथ में, साथ ही साथ आशुतोष गुप्ता जी हैं, रीना राजपूत जी हैं, अंकित यादव हैं, अजय गौड़, शालिनी सिंह कठेरिया है और भी सभी लोग जैसे राजपूत हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। साथ ही साथ अपने जितने भी मित्र हैं सभी को वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव आ जाए। तो चलिए हम लोग जैसा कि कल की कक्षा में हम लोगों ने क्योंकि हम लोगों की जो मानक पुस्तक अभी हम लोगों ने जिसकी चर्चा कर ली है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो कि बाबूराम सक्सेना कृत है, उसके अनुसार ही हम लोग कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि टीजीटी में यही पुस्तक मान्य है और इसी के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसा तो इनके क्रम से ही चल रहे हैं, लेकिन कल की कक्षा में ऐसा था कि समय अधिक हो गया था और जो अगला हमारा जो सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, ओभ सर्वत्सो कार्यादि उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयामृतान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। यह सूत्र इतने समय में नहीं हो पाता, इस कारण से इससे आगे वाला जो सूत्र था अभिता परिता समया निक्सहा प्रतियोगे अपि द्वितीया, इस सूत्र का अध्ययन हम लोग कर चुके थे और यह उससे पहले का सूत्र था। तो इसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे, क्योंकि समय की कमी होने के कारण वह सूत्र नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। और इसके बाद वाला जो सूत्र है जो कि अभिता परिता समयानिक्सहा प्रतियोगे अपि, इस सूत्र का अध्ययन, यह वार्तिक का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उसके बाद जो भी सूत्र आएंगे उनका अध्ययन आगे देखेंगे। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हमारा ओभ सर्वत्सो कार्याधिक उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयामृतान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। यह सूत्र जो हमारा लिखा हुआ है, यह भी हमारा जो अभी हम लोगों ने कल की कक्षा में जिस वार्तिक का अध्ययन किया था अभिता परिता, उससे संबंधित ही है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा ओभ, ओभ से मतलब ओभ अर्थात उभयतः, उभयतः इसका क्या हो जाएगा, उभयतः। ठीक, उभयतः तात्पर्य, उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर। ठीक है, दोनों ओर। आगे लिखा हुआ है सर्वत्सो। अब यह सर्वत्सो अर्थात द्विवचन में प्रयोग किया गया, तो उभयता और सर्वतः इन दोनों के लिए यह सर्वत्सो द्विवचन में प्रयोग किया गया, तो सर्वतः। ठीक है, सर्वतः का अर्थ क्या होता है, सब ओर, सब ओर, सब ओर या चारों ओर, बात वही है, चारों ओर या सब ओर होना। तो यह सर्वत्स अर्थात सब ओर। ठीक है, आगे यहाँ जो दिया गया है, तो आगे आते हैं हमारे इसमें कुछ शब्द हैं। एक हमारा उभयता हो जाएगा, सर्वता हो जाएगा, फिर हो जाएगा धिक। क्या है, धिक। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर धिक लिखा हुआ, धिक, और गा से ऊ निकालेंगे तो ऊपर। ठीक है, ऊपर। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आम्रेडितान्तेषु, तो आम्रेडित संज्ञा का तात्पर्य होता है कि जब कोई शब्द बार अर्थात जिस शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, अर्थात दो बार जिस शब्द की पुनरावृत्ति होती है, तो उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ ऊपरी ना होकर के ऊपरी ऊपरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपरी ऊपरी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा हमारा शब्द है वह हो जाएगा अधो अधि, अधो अधो। ठीक, और अगला जो हमारा है वह हो जाएगा अध्यधि, अधि धन अधि अर्थात अध्यधि, अध्यधि। ठीक है, तो यहाँ जो शब्द हमारे लिखे हुए हैं उभयता, सर्वता, अधिक, ऊपरी ऊपरी, अधो अध, अध्यधि। ठीक है, इन शब्दों के योग में अर्थात इन शब्दों के आने पर क्या हो जाएगी, इनके शब्द के साथ जो भी शब्द प्रयुक्त होंगे उनकी भी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने हमारा अभिता परिता समया निक्सहा प्रतियोगेपि सूत्र में अध्ययन किया था कि वहाँ अभिता आता है, परिता आता है, फिर समया आता है, निक्सा आता है, हा आता है, प्रति आता है। इनके आने पर जो वाक्य होता है, क्योंकि यह सभी अव्यय शब्द होते हैं, तो इन अव्यय शब्दों के आने पर उस वाक्य में क्या हो जाती है, उस वाक्य की कर्म संज्ञा हो जाती है।
तो इसी अनुसार से जो हमारे ये शब्द लिखे हुए हैं, अगर किसी वाक्य में यह शब्द आते हैं तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, अर्थात वहां पर भी उसमें भी द्वितीया हो जाएगी। तो अब जैसे कि चलिए यहाँ हम लोगों ने वाक्य जो लिख लिए हैं इनके उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो उदाहरण है उभयता का देख लेते हैं। जैसे उभयतः कृष्णम गोपा, ठीक है, उभयतः कृष्णम गोपा। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि कृष्ण के, उभयता माने दोनों और, गोपा माने ग्वाले हैं, कि कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। इस वाक्य का अर्थ यह हो गया है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि जब हम अगर हिंदी इसकी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो चलिए हिंदी भी लिख के क्लियर करते हैं। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले ग्वाले हैं, ठीक। अब आप यहाँ देख रहे हैं यह जो शब्द है कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, तो यहाँ शब्द क्या आ रहा है, के आ रहा है, के अर्थात का, की, के, रा, री, रे। तो क्या हो जाएगा, हमारा कारक कौन सा हो रहा है, संबंध कारक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो शब्द निकल के आ रहा है, परसर जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, संबंध का की, के। तो के शब्द आ रहा है, ठीक है। तो जो कि षष्ठी व्यक्ति का कारक चिन्ह होता है, संबंध कारक का होता है, ठीक है। किंतु यहाँ जो के शब्द आया इसके अनुसार यहाँ पर षष्ठी न हो करके इस कृष्णम में द्वितीया हुई है। तो क्यों हुई है, इस ओभ सर्वत्सो कार्याधिक उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीय अमृतांतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। इस सूत्र से यहाँ पर इन शब्दों के योग में क्या हो गया है, इस के स्थान पर द्वितीय विभक्ति हो गई है, ठीक है। इसी के अनुसार जैसे कि अगर हम ऊपरी का कोई उदाहरण लेते हैं, ऊपरी का अर्थ होता है ठीक ऊपर, क्या हो जाएगा, ठीक ऊपर। इसी प्रकार अधोअध का हो जाएगा ठीक नीचे, और धिक माने तो आप जानते ही हैं क्या होता है, धिक्कार होता है, ठीक। और अध्यधि, तो अध्यधि का अर्थ भी होता है ठीक ऊपर, यही होता है इसका भी अर्थ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं, ठीक ऊपर आप अर्थ समझ गए, अधोअध का ठीक नीचे होता है, अत्यधि का भी ठीक ऊपर ही होता है, और धिक का अर्थ आप जानते ही धिक्कार। तो इसका भी उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हरि, हरि हरि लोक के ठीक ऊपर हैं, ठीक ऊपर हैं, ठीक है। अब यहाँ जो शब्द आया है हरि लोक के ठीक ऊपर है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं क्या दे दिया, हमारा के शब्द दे दिया है। तो के शब्द के आने से के जो परसर्ग है किसके लिए आता है, किस विभक्ति के, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के योग में आता है। तो यहाँ षष्ठी होनी चाहिए थी, किंतु नहीं हुई है षष्ठी। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ठीक ऊपर, ठीक है। तो ठीक ऊपर अर्थात ऊपरी शब्दों के आने के कारण ही यहाँ षष्ठी ना होकर के क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका, हरि लोकम हरि लोकम ऊपरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊपरी। अब यहाँ हमने ऊपरी को संधि विच्छेद करके यहाँ इस प्रकार से लिख दिया है, तब यहाँ ऊपरी हो गया है, ठीक है। अब एक चीज और समझते चलिए, अगर यहाँ पर जहाँ ठीक ऊपर अर्थात ऊपरी दो बार नहीं होगा, जब इन शब्दों में आम्रेडित संज्ञा नहीं होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ऊपरी, यहाँ भी अध है, ठीक है, यहाँ भी अधि है। तो यहाँ पर अगर आम्रेडित संज्ञा नहीं होगी, यहाँ पर एक वर्ण की दो बार पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी।
तब कौन सी होगी, द्वितीया नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं जैसा कि जो भी आपका कारक चिन्ह अर्थात षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है तो वहां षष्ठी विभक्ति ही होगी, तब वहां पर द्वितीया नहीं होगी। अगर ऊपरी शब्द एक बार आता है तब वहां पर द्वितीया ना होकर के षष्ठी ही होगी, किंतु यदि एक के स्थान पर ऊपरी ऊपरी 2 बार प्रयुक्त होगा, अधो अधः 2 बार प्रयुक्त होगा, अध्यधि 2 बार प्रयुक्त होगा, तब वहां पर षष्ठी ना होकर के द्वितीया ही होगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने पूछा था कि जिसके पास भी अगर पुस्तक नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, तो जिससे कि हम लोग मुख्य मुख्य जो उदाहरण है वो लिखते चले। तो हम लोगों को, हमारे पास कई लोगों ने कमेंट करके बोला है, जैसे कि आरुषि जी हैं, उन्होंने भी कमेंट करके बोला है कि उनके पास पुस्तक नहीं है। साथ ही साथ आशुतोष गुप्ता जी भी हैं जिन्होंने कमेंट करके बोला उनके पास पुस्तक नहीं है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए, वैसे तो पुस्तक होनी ठीक थी, किंतु यदि आपके पास पुस्तक नहीं है फिर भी कोई समस्या नहीं है। हमारे जो भी महत्वपूर्ण उदाहरण होंगे बाबूराम सक्सेना की पुस्तक में, उन सभी उदाहरणों को हम यहाँ बोर्ड पर अवश्य लिखेंगे, जिससे कि आप लोग नोट्स बनाते चले और परीक्षाओं में आपके उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो आपकी यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, लेकिन आप लोगों की प्रतिदिन की जिम्मेदारी है कि आप लोग समय से कक्षा में उपस्थित होइएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सूत्र वार्तिक है वह था अविता परिता समयानिशा, उसको हम लोगों ने कल की कक्षा में अध्ययन कर लिया है। इसके बाद जो अगला सूत्र लिखते हैं बाबूराम सक्सेना जी, वह है हमारा अंतरा अंतरेण युक्ते। कौन सा है? अंतरा अंतरेण युक्ते। ठीक है, अगला हमारा जो सूत्र है वह है अंतरा अंतरेण युक्ते। अब इस सूत्र में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, तो आप देख रहे हो जैसा कि यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, एक क्या है अंतरा और दूसरा है अंतरेण। अंतरेण, ठीक है। अंतरा और अंतरेण से युक्ते माने युक्त वाक्यों की भी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अर्थात इन अव्ययों से युक्त जो हमारे वाक्य होंगे, अंतरा और अंतरेण, ये क्या है, ये अव्यय शब्द है, और इन अव्यय शब्दों से युक्त जो भी हमारे वाक्य होंगे वहां पर भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अब इनका अर्थ भी जान लेते हैं। अंतरा माने क्या होता है और अंतरेण माने, अंतरा माने होता है मध्य में, क्या है, मध्य में। ठीक, और अंतरेण माने होता है विषय में, विषय में या फिर बिना। बिना का अर्थ आप जानते हैं, बिना मतलब रहित, जब किसी के रहित कोई कार्य किया जाए। ठीक है, रहित तात्पर्य छोड़ करके, उससे अलग होकर के, उससे दूर होकर के कोई कार्य किया जाए। तो अर्थात अंतरा का अर्थ वो बता दिया कि मध्य में अंतरा अर्थात किसी के भी बीच की बात, और अंतरेण माने विषय में या फिर बिना। जब यह दोनों शब्दों से युक्त कोई भी वाक्य होगा तो वहां पर भी उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए इसका भी उदाहरण देखते हैं। जैसे कि वैसे तो हमारे पास कई उदाहरण है कि 2 गांवों के बीच में नदी बहती है इत्यादि कई आ जाते हैं, किंतु हम लोगों को जैसा कि बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है उसी पुस्तक के अनुसार उदाहरणों का भी अध्ययन करना है। चलिए उन्हीं की पुस्तक से अध्ययन करते हैं। अगला हमारा त्वाम माम हरि, तुम्हारे मेरे बीच में, तुम्हारे मेरे बीच में हरि है। ठीक है, तुम्हारे मेरे बीच में हरि है। ठीक, अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ शब्द हमारा कौन सा प्रयुक्त किया गया, तो अंतरा माने क्या होता है, मध्य में तात्पर्य बीच में, तो अर्थ वही है। तो यहाँ जब हमने बीच में शब्द कि तुम्हारे मेरे मध्य में हरि है या तुम्हारे मेरे बीच में हरि है, तो यहाँ कौन सा हमारा शब्द प्रयुक्त हो गया, अंतरा। अंतरा अव्यय आ गया है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, अंतरा। ठीक, आगे दिया है कि अंतरा, अब किसके किसके बीच में हरि बताई जा रही है। अंतरा तो हमने प्रयोग कर लिया, अब अंतरा अव्यय का जब प्रयोग हो गया तो द्वितीय किस में हो जाएगी,
तो जिसके जिसके बीच में हरि विद्यमान है उनमें द्वितीया हो जाएगी। ठीक है, पूरा सुन लीजिए कि जिसके जिसके बीच में हरि विद्यमान है, अर्थात कोई भी कार्य सिर्फ हरि से ही बात नहीं कि तुम्हारे मेरे बीच में पुस्तक है, हरि है, अर्थात जिसके मध्य की बात हो रही होगी उनमें क्या हो जाएगा, उनमें द्वितीया हो जाएगी। तो अंतरा तो हमने प्रयोग कर लिया। अब किसके किसके बीच में है, तुम्हारे, तुम्हारे का द्वितीय व्यक्ति एक वचन में क्या हो जाता है, त्वाम। फिर इसका मेरे का क्या हो जाएगा, माम, त्वाम माम हरि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाता है कि अंतरा त्वाम माम हरि, अर्थात तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। चलिए एक और इसमें उदाहरण दिया है कि राम के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, तो इसका क्या लिखा हुआ, रामम, रामम अंतरेण, अंतरेण न किंचित जानामि, न किंचित जानामि। ठीक है, तो यहाँ पर अंतरेण का जो अर्थ है वो बिना नहीं लिया गया, क्या लिया है विषय में, कि राम के विषय में कुछ भी, किंचित माने कुछ भी, न माने नहीं, जानामि माने जानता हूँ, अर्थात राम के विषय में या राम के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो आपने देखा कि जब यहाँ अंतरा शब्द प्रयोग हो या अंतरेण शब्द हमारा प्रयोग हो, जो अव्यय पद है, यह अव्यय पद जब वाक्य में प्रयुक्त होंगे तब वहां पर इनके योग में, युक्त माने इनके युक्त होने पर, इन वाक्य अर्थात वाक्यों में इन शब्दों से युक्त होने पर वहां द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि तुम्हारे मेरे बीच में हरि है, तो यहाँ बीच में शब्द आया तो में के कारण यहाँ पर अधिकरण कारक होना चाहिए, सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, किंतु नहीं, सप्तमी ना होकर के द्वितीय हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि इसमें हमने अंतरा अव्यय पद का प्रयोग किया है, और जब अंतरा या अंतरेण शब्दों से युक्त वाक्य जो भी होंगे उन वाक्यों में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र देखते हैं हम। आप लोग कमेंट अवश्य किया कीजिए। आप लोग जो भी प्रश्न, जैसे कि हम कोई सूत्र लिखते हैं तो उसके उस सूत्र को भी लिख के कमेंट किया कीजिए, साथ ही साथ उसका जो भी उदाहरण आपके दिमाग में आ रहा होता है उस उदाहरण को भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अगला हम लोग सूत्र, अगला जो दिया गया है वह हमारा काला ध्वनो, काला ध्वनो रत्यंत संयोग, संयोगी रत्यंत संयोगी, काला ध्वनो रत्यंत संयोगी। चलिए अब जानते हैं कि यह जो हमारा सूत्र है यह क्या कहता है। यह सूत्र कहता है, यहाँ पर भी दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक क्या है काल और दूसरा क्या है अध्वन। एक क्या है हमारा काल और दूसरा अध्वन। काल माने होता है समय, सभी लोग जानते होंगे, और अध्वन माने होता है मार्ग। क्या होता है, मार्ग। तो यह बता रहे हैं कि जिन वाक्यों में जो अर्थात कालवाची और मार्गवाची अत्यंत संयोगी, कालवाची और मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोग होने पर, अत्यंत समीपता होने पर उनकी द्वितीय, उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अर्थात उनमें भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, किंतु कब होगी, तो इसके लिए कहते हैं कि जब कोई कार्य किसी भी समय से निरंतर किसी अवधि तक चलता रहे, अर्थात कोई भी कार्य, अर्थात कोई कार्य किसी निश्चित सीमा अवधि समय तक चलता रहे, लगातार कुछ समय तक चलता रहता है, या फिर मार्गवाची शब्द की बात की जाए तो कोई कुछ दूरी तक कोई कार्य लगातार होता रहे, तब वहां पर अत्यंत संयोग, अर्थात उनकी अत्यंत समीपता होने पर वहां द्वितीय विभक्ति हो जाती है।
ठीक है, अब पुनः देख लीजिए एक बार कि जब किसी कार्य की निरंतरता बनी रहे अर्थात कुछ समय तक, क्योंकि कालवाची के लिए क्या है, समय का निर्धारित होना, समय का चलना, तो तात्पर्य ये कि कोई कार्य जब निरंतर कुछ समय तक चलता रहता है तब वहां कालवाची शब्दों के योग में द्वितीया हो जाती है। इसी प्रकार से जब कोई कार्य कुछ दूरी तक निरंतर लगातार होता रहता है तो वहां पर भी मार्गवाची शब्दों में द्वितीया हो जाती है। चलिए इसका देखिए उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा अर्थात निरंतर पढ़ता रहा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि समय को बताया जा रहा है क्योंकि 4 वर्ष क्या है, हमारे समय है। ठीक, और यहाँ समय की निरंतरता भी बताई जा रही है। तो एक कार्य के निरंतर होते रहने पर, निरंतर बने रहने पर वहां उसकी द्वितीय व्यक्ति, वहां उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है अर्थात उसमें द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। ठीक है, तब यहाँ इसका क्या हो जाएगा, 4 वर्ष का क्या हो जाएगा, 4 वर्षाणि। ठीक, द्वितीय व्यक्ति हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्षाणि, वर्षम वर्षे वर्षाणि। ठीक है, वर्षाणि, फिर वेदम और पढ़ता रहा, तो ये भूतकाल का हो गया इसलिए इसका हो जाएगा अधिजगे। ठीक है, तो आप लोग इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यह हमारी पुस्तक में दिया गया है, तो हो सकता है ये उदाहरण पूछ दिया जाए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि 4 वर्षाणि वेदम अधिजगे अर्थात 4 वर्ष तक वेदम माने वेदों को, अधिजगे माने पढ़ता रहा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और है क्रोसम कुटिला नदी। क्रोसम कुटिला नदी। ठीक है, क्रोसम कुटिला नदी, ये तो उदाहरण बहुत फेमस है, आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम भी होगा, कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। और जैसा कि हम लोग अध्ययन करते हैं तो कई बार अध्ययन कर भी चुके हैं। तो क्रोसम कुटिला नदी अर्थात नदी जो है वो क्रोसम माने कोस भर, कुटिल माने होता है टेढ़ा, और क्योंकि नदी स्त्रीलिंगवाची है इसलिए यहाँ पर भी कुटिला शब्द प्रयोग किया गया है कि नदी कोस भर तक क्या है, टेढ़ी है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ नदी के कोस भर तक टेढ़े होने को बताया, तो कोस क्या है, मार्गवाची है, क्योंकि जो हमारा मार्ग होता है वो किलोमीटर, कोस इत्यादि में जो मीटर होता है इसमें मापा जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि जो नदी है वो कोस भर तक टेढ़ी है, तो वो निरंतर कोस भर तक टेढ़ी है, इसीलिए यहाँ पर क्रोस जो शब्द मार्गवाची शब्द है वहां पर द्वितीया हो गई है। और यहाँ पर भी जो वेद है, वेदों को अध्ययन निरंतर चल रहा है, लगातार चल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी 4 वर्षाणि 4 वर्षों तक निरंतर होता रहा है, इस कारण से यहाँ 4 वर्षाणि में भी द्वितीया हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से आप लोगों के स्पष्ट हो गए होंगे कि यहाँ किस प्रकार से द्वितीय विभक्ति हमारी हो जाती है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा ही सूत्र है, ज्यादा कठिन नहीं है। कई बार अध्ययन आप लोग का जैसा कि टेट से सुपर टेट वाले बच्चे भी इन सूत्रों को जानते हैं, और आप सभी तो टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग तो बहुत अच्छे से आप लोगों को आता भी होगा, और जिनको नहीं आता है तो उन लोगों ने भी अध्ययन कर लिया होगा और आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले सूत्र पर। जो अगला सूत्र हमारा बताया गया है, कहा गया है, अगला सूत्र है हमारा एनपा द्वितीया। एनपा द्वितीया। ठीक है, इस सूत्र में कहा जा रहा है, यहाँ जो एनपा शब्द लिखा हुआ है, ये एनप क्या है, यह एनप हमारा प्रत्यय है। ठीक है, तो एनपा प्रत्यांत अर्थात एनप प्रत्यांत अर्थात एनप प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होंगे उन शब्दों के योग में अर्थात उन शब्दों के आने पर द्वितीया और द्वितीया के साथ साथ षष्ठी विभक्ति भी हो जाती है। ठीक है, पुनः सुन लीजिए
कि एनप प्रत्ययान्त अर्थात एनप प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के योग में द्वितीय और षष्ठी विभक्ति हो जाती है। अर्थात वहां पर एक विभक्ति नहीं होती है, दो विभक्तियां हो जाती है, षष्ठी और हमारी कौन सी द्वितीय तो होती ही होती है, द्वितीय के साथ साथ षष्ठी विभक्ति भी हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके उदाहरण को, जैसे कि गांव के दक्षिण की ओर, गांव के दक्षिण की ओर। चलिए इसका उदाहरण सीधे सीधे लिखते हैं पहले, ठीक है। जैसे कि ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणे, ठीक है, ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन। ठीक है, अब यहाँ जैसा कि एनपा द्वितीय सूत्र ने हमारे ने बताया है कि जो शब्द एनप प्रत्यांत होंगे अर्थात एनप प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होंगे उनके योग में द्वितीय और षष्ठी विभक्ति दोनों हो जाती है। अर्थात एक ना होकर के दोनों ही हो सकती है, वह विकल्प से दोनों हो सकती है। ठीक है, तब यहाँ पर बात की जाती है कि जब दोनों हो सकती है। अब जैसे कि ग्रामम में आप देख रहे हैं द्वितीय है, ग्रामस्य में आप देख रहे हैं षष्ठी है, तो या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी हो जाएगा, ग्रामम दक्षिणेन या फिर ग्रामस्य दक्षिणेन। ठीक है, ग्रामम दक्षिणेन या ग्रामस्य दक्षिणेन, तो इसके दोनों रूप बन जाते हैं, इसीलिए यह वा लगाकर एक वाक्य में ही इसको सीमित कर दिया गया है। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ एनप प्रत्यांत कौन सा शब्द है, तो यहाँ आप दक्षिण में अगर ऐसा समझ रहे हैं कि यहाँ दक्षिणेन शब्द है तो दक्षिणेन में तृतीया विभक्ति हो रही, तो नहीं, यहाँ दक्षिण शब्द में ही एनप प्रत्यय, दक्षिण एनप, अर्थात जो दक्षिणेन शब्द है यही हमारा एनप प्रत्यय के योग से बना है। यह दक्षिणेन जो है यह तृतीया में नहीं है, यह एनप प्रत्यांत है, इसलिए इसमें ग्रामम या ग्रामस्य हुआ क्योंकि दक्षिण शब्द में ही एनप प्रत्यय हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एनप प्रत्यय से जुड़े हुए जो भी शब्द होंगे उनके साथ में द्वितीय या षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों का स्पष्ट हो गया होगा कि एनप प्रत्यांत शब्दों के योग में, जैसे कि अब इस शब्द का अर्थ क्या हो गया, तो दक्षिणेन अर्थात गांव के दक्षिण की ओर, तो यहाँ अर्थ दोनों का ही, चाहे आप ग्रामम दक्षिणेन कहिए चाहे ग्रामस्य दक्षिणेन कहिए, दोनों का एक ही अर्थ होगा कि गांव के दक्षिण की ओर। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 3-4 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है, जैसा कि ओ सर्वस्व जो हमारा वार्तिक सूत्र था, ओ सर्वस्व कार्यादि उपर्यादिषु त्रिषु वाला जो सूत्र था उसका अध्ययन हुआ, साथ ही साथ अंतरांतरेण युक्ते च कालाधन संयोगे और एनपा द्वितीया। तो आज हम लोगों ने 4 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं और कल की कक्षा में द्वितीय व्यक्ति के आगे के सूत्रों के साथ उपस्थित होंगे। तो आज की कक्षा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल के साथ आप सभी अवश्य जोड़ें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।